नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर। और हम चल रहे हैं भारत के समाज और धार्मिक पुनर्जागरण के ऊपर। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती को पढ़ चुके हैं। आज स्वामी विवेकानंद इस टॉपिक का आखिरी पॉइंट, और इसके बाद में महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन चलेगा, और उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्वामी जी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो विवेकानंद, ठीक है, इसमें हम देखेंगे क्या क्या। सबसे पहले इनका थोड़ा जीवन परिचय देखेंगे, और उसके बाद में फिर इनके 1888 तक का पूरा मैटर देखेंगे। ठीक है, तो अपन ऐसे मान के चले 1880 से 1888 ये देखेंगे, और उसके बाद में फिर हम 1888 से 1893 इसको पढ़ेंगे। उसके बाद में 1893 टू 1897, फिर 97 टू 99, ठीक है, और उसके बाद में एक बार 1897 से 99, और फिर है वो जीवन के अंतिम दौर पे बात आ जाएगी, और हम लास्ट में दे देंगे अंतिम दौर, जीवन का अंतिम दौर। ठीक है, अब देखिए वापस, तो थोड़ा सा जीवन परिचय में देखने के बाद में 1880 से 88 के बीच में क्यों। देखिए विद्यार्थियों, 1880 में नवंबर 1880 में पहली बार स्वामी जी रामकृष्ण परमहंस, जो इनके गुरुजी थे, उनके संपर्क में आए थे। और उनके संपर्क में आने से लेकर और 1888 तक की जो ये अवधि है 8 साल की, इस 8 साल की अवधि में उन्होंने गुरु से जो कुछ ज्ञान प्राप्त करना था, हालांकि गुरु जी की डेथ 1886 में ही हो गई थी थ्रोट कैंसर के कारण, तो 86 तक ही हासिल किया, लेकिन आगे 2 साल तक उसी गुरु ज्ञान का ही उपयोग किया इन्होंने। तो करीबन 8 साल तक गुरु के शरणों में रहे। इस समय गुरु मिलना और गुरु के शरणों में रहना, तो ये इनका एक विकास का काल था, या यूँ कहिए कि ये वो काल था जिस समय इनकी फिलॉसफी डेवलप हुई थी। मतलब इनके दर्शन, इनकी विचारधारा, इनके अंदर जो कुछ भी चीज़ें थी, मतलब ज्ञान से संबंधित बातें वगैरह, ये सारी की सारी इस अवस्था में, इस काल में वो विकसित हुई थी। 1888 से लेकर 93 के बीच में इन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा की। ठीक है, क्या किया था, भारत यात्रा की थी। 5 वर्ष तक भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में घूमे थे, और भारत की वस्तु स्थिति जानने का प्रयास किया गया था। भारत की गरीबी, भारत की बेरोजगारी, अस्वस्थता, ठीक है, इसके अलावा साथ साथ में प्रवचन भी देना वगैरह, ये सारी चीज़ें इन्होंने इन 5 वर्षों में की थी 1888-93 के बीच में। 93 से 97 के बीच में ये 5 साल जो है ये पश्चिम की यात्रा पे गए थे। पश्चिम की यात्रा में इसलिए कह रहा हूँ, इसमें अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह ये सारे देशों में ये घूमे थे। उसके बाद में 97 से 99 पुनः वापस आए और 2 साल भारत में रहे, और ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना से लेकर और भारत भर में स्वामी जी के द्वारा रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं का प्रसार का काल था 97 से 99। और उसके बाद में एक बार पुनः पश्चिम की यात्रा होती है, उसके बाद में वापस भारत आते हैं, और 1902 के अंदर 4 के अंदर है वो, 1902 के अंदर इनकी डेथ हो जाती है 4 जुलाई को। तो ये बातें थी इनके स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। ये सब करने के बाद में फिर हम लास्ट में ये थोड़ा बढ़ जाएगा, इसके बाद हम इसका इनकी विचारधारा देखेंगे कि इनकी आइडियोलॉजी कैसी थी, और विचारधारा के बाद में हम देखेंगे कि इनका लिटरेरी वर्क क्या था, या साहित्य में इनका क्या योगदान रहा। ठीक है, तो ये कुछ डायमिनेशन की अगर अपन बात करें, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, जीवन परिचय में ये कर सकते हो, फिर जीवन यात्रा में ये चारों नीचे लिख सकते हो। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जीवन यात्रा, और फिर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर करके ये 4 नीचे लिख सकते हो, फिर ये तीनों आगे ऐसे लिख सकते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है,
अब अपन बात करेंगे सबसे पहले इनके जीवन परिचय के ऊपर। अब अपन क्या करेंगे, इनकी पूरी स्टोरी सुनने की बजाय अपन पार्ट पार्ट समझते जाएंगे, एक एक चीज़ समझते जाएंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में इनका पूरा जीवन यात्रा बता देता हूँ, ठीक है। 1863 12 जनवरी को युवा दिवस मनाते हैं हम। इस दिन स्वामी जी का जन्म हुआ, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने वो अपने बचपन में ही प्रारंभिक शिक्षा में भी इन्होंने भारतीय और यूरोपीय दर्शन पढ़ना शुरू कर दिया था। तो पाश्चात्य दर्शन, भारतीय दर्शन में काफ़ी इंटरेस्ट था। हर्बर्ट स्पेंसर, मील, हीगल, ऐसे लोगों को, वर्ड्सवर्थ, ऐसे लोगों को इन्होंने बचपन में ही पढ़ लिया था। मतलब इन्होंने जीवन के आरंभिक क्षणों में ही पढ़ लिया था, आरंभिक काल में ही पढ़ लिया था इन्होंने। और उसके बाद शिक्षा दीक्षा चलती रही और उसके बाद में 1880 के आसपास ये रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आते हैं, क्योंकि सबसे पहले ये ब्रह्म समाज में गए थे। तो ब्रह्म समाज में देवेंद्रनाथ टैगोर का नेतृत्व था उस समय, जैसा कि हमने पढ़ा भी था, साधारण ब्रह्म समाज था उस समय। देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, स्टार्टिंग काल की बात कर रहा हूँ। तो उस समय ब्रह्म समाज में गए थे, लेकिन इन्होंने जब प्रश्न किए देवेंद्रनाथ टैगोर से, तो कुछ प्रश्नों के उत्तर ठीक नहीं मिले। जैसे आपने ईश्वर को देखा है, देवेंद्रनाथ टैगोर ने कहा था भाई मैंने नहीं देखा। तो कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं थे, लेकिन इनकी आइडियोलॉजी जो है, इनकी विचारधारा ब्रह्म समाज से काफ़ी मिलती थी। चाहे वो अद्वैतवादी विचार हो, चाहे वो आपके यूनिटेरियन वाले विचार थे, जो एकत्व वाले जो राजा राम मोहन राय में हमने पढ़े थे, तो वो सारे विचारों में इनका काफ़ी बैठ रहा था। तो ब्रह्म समाज के ये सदस्य रहे। उसके बाद ये केशव चंद्र सेन के संपर्क में आए। सेन के संपर्क में आने के बाद इनको पाश्चात्य झुकाव बढ़ गया था। मतलब एक प्रकार से इनको जो पाश्चात्य दर्शन था उसके प्रति इनका थोड़ा सा लगाव है वो बढ़ गया। फिर सेन के कहे फिर ये रामकृष्ण मिशन से 1880 और 81 में 2 बार भेंट करते हैं। और फिर ये दक्षिणेश्वर काली मंदिर में इनकी भेंट होती है। उस भेंट के बाद में रामकृष्ण परमहंस के साथ में ही रहे। 1884 के अंदर 84 में इनके पिताजी का देहांत हो गया और 86 में इनके गुरुजी स्वामी जो रामकृष्ण परमहंस थे उनका भी देहांत हो गया। और उनके देहांत के जस्ट बाद, उनके देहांत होते ये सन्यासी बन गए। उनके 12 शिष्यों को उन्होंने रामकृष्ण ऑर्डर दिए थे और 12 शिष्यों ने गेरुए कलर के कपड़े पहन के और एक प्रकार से यूँ कहिए कि वैराग्य जीवन धारण कर लिया था। 1886 में वैराग्य जीवन धारण कर लिया और रामकृष्ण मठ की स्थापना कर दी थी उसके बाद में बारानगर के अंदर। और वहाँ से ये 87-88 तक चलते रहे और 88 में इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया। इस भ्रमण के इस क्रम में इन्होंने खेतड़ी के राजा अजीत सिंह से भी बात करी। और खेतड़ी के राजा अजीत सिंह से जब बात करी उन्होंने इनकी आर्थिक सहायता भी करी। इनको नाम विवेकानंद का नाम दिया, क्योंकि इनका नाम तो नरेंद्रनाथ दत्त था। फिर 1893 में मई के अंदर अमेरिका जाते हैं, शिकागो में विश्व हिंद धर्म सम्मेलन के अंदर भाषण देते हैं। वहाँ पे करीबन 4 साल अमेरिका में ठहरते हैं। बीच में इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, यूरोप भी जाते हैं। और इस प्रकार से 4 साल तक भ्रमण करने के बाद में 1897 में वापस आते हैं। ठीक है, वापस आते हैं। उसके बाद में वापस जब आए तो इनका वापस कोलंबो पहुँचे, क्योंकि उस रास्ते से आ रहे थे। कोलंबो पहुँचे और कोलंबो से इन्होंने प्रवचन देने शुरू किए और अल्मोड़ा तक प्रवचन दिए। तो कोलंबो टू अल्मोड़ा माई लेक्चर्स ऑन, ऐसी किताब भी लिखी इन्होंने। फिर 1897 के अंदर ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी। तो 97 से 99 के बीच में इंडिया के अंदर ही सक्रिय रहे और फिर वापस 99 में ये अमेरिका चले जाते और फिर पेरिस गए। वहाँ से 1900 के अंदर वहाँ दूसरा जो विश्व धर्म सभा हुई उसमें भाग लिया, वहाँ पे एक प्रकार से स्पीच दिए और फिर 1901 में लगभग 1901 के आसपास वापस आ गए भारत। फिर इनका स्वास्थ्य काफ़ी गिर गया था। अस्थमा, डायबिटीज़, इंसोमेनिया, ऐसी कई सारी बीमारियों ने घेर लिया था। फिर जब जापान के अंदर तीसरा धर्म सम्मेलन था तो उसमें ये भाग लेने की स्थिति में नहीं थे और 1902 के अंदर 4 जुलाई को इनका देहांत हो गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने काफ़ी कुछ कार्य किए और ये समाज सुधारक की बजाय समाज सेवी ज़्यादा थे। ठीक है, इनकी आइडियोलॉजी काफ़ी कुछ ठीक थी, राजा राम मोहन राय की जैसी थी। कुछ मामलों में भिन्नता थी, जैसे मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, उनका ये समर्थन करते थे, वो उनका खंडन करते थे। तो इस टाइप से कुछ मामला है वो चला है। ठीक है, तो अब अपन एक एक के ऊपर बात करेंगे और समझेंगे कि स्वामी जी के बारे में, जीवन के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में एक एक चीज़ को समझेंगे। ठीक है, ये हिस्ट्री वालों के लिए तो पढ़ना ही चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है, मैं हर बार कहता हूँ, जोर दे के कहता हूँ, चाहे साइंस स्ट्रीम हो, चाहे कॉमर्स स्ट्रीम हो, चाहे आर्ट्स स्ट्रीम हो,
हिस्ट्री हो ना हो, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम हमें पढ़ाया जाना चाहिए, और स्पेशली जिन लोगों का योगदान रहा है उनको तो पढ़ाया ही जाना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि किसका क्या योगदान रहा है, इनके बारे में हम जान सकें। बड़ा बुरा फील होता है जब मुझे ऐसे सुनने को कई बार मिलता है कि हम तो साइंस के, हमें हिस्ट्री नहीं आती। कोई बात नहीं, लेकिन आपको मॉडर्न इंडिया तो आना ही चाहिए। आप साइंस के हो लेकिन हो तो भारत के नागरिक, तो कम से कम साइंस हो चाहे कॉमर्स हो, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के हो, आपको 1857 के बाद के इंडिया के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। आपका संविधान कैसे बना, आप आज़ाद कैसे हुए हो, ये चीज़ें बेसिक जानकारी होनी चाहिए। और अगर ये नहीं है ना, तो आप, मेरा ये मानना है कि आप अधूरे हो, अभी तक पूर्णता का आभास नहीं हो सकता, क्योंकि आपको अपना आज़ादी का संघर्ष भी नहीं पता, किसका क्या योगदान रहा है। ठीक है, तो इनको सीखिए, मेरा कहने का मतलब है। उन 15 प्रश्न या 30 प्रश्नों के लिए नहीं पढ़े, इसको सीखोगे ना तो इतना अच्छा तैयार हो जाएगा कि सवाल तो खैर सही होने ही होने हैं, लेकिन आप कहीं पे बात भी कर सकते हो इनके बारे में। यहाँ पे इनका कहीं डिस्कशन होगा तो आप उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। तो थोड़ा जीना सीखिए इतिहास के अंदर, मज़ा आएगा। इसको ऐसे टॉर्चर मत कीजिए अपने आप को कि नहीं याद करना है, ऐसे नहीं होगा ये। इसको है वो एक इंटरेस्ट के साथ लीजिए। ऐसे मत काउंट मत करना कि मेरे पन्ने ज़्यादा भर गए हैं, कुछ भी नहीं है, पेज वेज होते रहेंगे। और कहने का मतलब ये है कि इसको इंटरेस्ट के साथ में काम करोगे तो डेफिनेटली मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो जीवन परिचय में सबसे पहली बात, अगर अपन जीवन परिचय की बात करें तो बेसिक बातें कौन कौन सी है आप लिख लेते हैं। देखो, 12 जनवरी 1863 में जन्म हुआ। ठीक है, आप अच्छे से, आप सभी को पता है भारत में युवा दिवस मनाया जाता है, भारत के अंदर इस दिन युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 12 जनवरी 1863 में जन्म कहाँ हुआ था? कलकत्ता के अंदर। ठीक है, कलकत्ता में। और बचपन का जो नाम है इनका, बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, पिताजी का नाम, पिताजी इनके बहुत ही रईस अमीर फैमिली से, कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर अटॉर्नी थे। अटॉर्नी का मतलब हुआ कि सरकारी वकील थे वहाँ पे कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर। विश्वनाथ दत्त। इनकी आर्थिक स्थिति बचपन में बहुत अच्छी थी। ठीक है, तो कलकत्ता का जो उच्च न्यायालय था, कलकत्ता हाई कोर्ट के अटॉर्नी थे। अटॉर्नी का मतलब हो गया सरकारी वकील थे। ठीक है, विश्वनाथ दत्त। और इनकी जो माताजी थी तथा इनकी जो माताजी थी उनका नाम आपकी भुवनेश्वरी देवी था। ठीक है, भुवनेश्वरी देवी। ठीक है, तो ये इनके माता पिता का नाम हो गया और ये बात होगी। फिर आगे देखिए, जो इनकी कॉलेज शिक्षा हुई, कॉलेज शिक्षा के दौरान ही इन्होंने भारतीय और पाश्चात्य दर्शन को अच्छे से पढ़ लिया था। मतलब आप समझ सकते हो कि अगर अर्ली एज में अगर दर्शन शास्त्र पढ़ लिया जाए, फिलॉसफी पढ़ ली जाए, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के विचार जो है वो सामान्य नागरिकों जैसे नहीं होते हैं। वो बहुत उच्च लेवल का सोचने लग जाता है, और जनरली लोग उसको पागल घोषित कर देते हैं, क्योंकि उसकी विचार और सामान्य लोगों के विचार मेल नहीं खाते। और जब मेल नहीं खाते तो वो लोग शांत हो जाते हैं, जो उच्च विचारों के लोग होते हैं। और शांत होते तब लगता है यहाँ तो ये पागल हो गया है, उसको कई सारी उपमाएं ऐसी दे दी जाती है। ऐसे लोगों में से एक थे विवेकानंद जी। तो कॉलेज शिक्षा के दौरान भारतीय दर्शन के साथ पाश्चात्य दर्शन, पाश्चात्य का मतलब पश्चिमी देश, पौर्वात्य मतलब पूर्वी देश। पौर्वात्य में आते हैं भारत वगैरह ये सब,
पाश्चात्य में आते, यूरोप, अमेरिका, ये सब पाश्चात्य में आते हैं। हम कई बार कहते हैं ना कि वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न आउटफिट, वेस्टर्न कपड़े, मतलब वेस्टर्न का मतलब आपके पश्चिमी देशों के कपड़े, पश्चिमी देशों की संस्कृति, वेस्टर्न लिटरेचर मतलब पश्चिमी देशों का साहित्य, तो वो सारा का सारा आपके पाश्चात्य मतलब अमेरिका, यूरोप से। पाश्चात्य दर्शन, इसमें इन्होंने किसको पढ़ा? हीगल को पढ़ा, जर्मनी के। वर्ड्सवर्थ को पढ़ा, ठीक है। इसके साथ साथ उन्होंने हर्बर्ट स्पेंसर को पढ़ा। स्पेंसर की इवोल्यूशन थ्योरी बड़ी महत्वपूर्ण थी। स्पेंसर ही थे डार्विन से पहले जिसने फिटेस्ट ऑफ सर्वाइव का सिद्धांत दिया था कि जो फिट है वही सर्वाइव करेगा। डार्विन, स्पेंसर, इन सब ने ये कहा था, ठीक है। हीगल, वर्ड्सवर्थ, स्पेंसर, मील, ठीक है। इन लोगों इन्होंने पाश्चात्य दर्शन का अध्ययन किया था, ठीक है। और हमारी हालत क्या है? हम स्नातक कर भी चुके हैं और परास्नातक भी कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी, और कई तो ये नाम पहली बार सुन रहे होंगे। आपको पता होगा स्पेंसर ने एक पुस्तक लिखी थी एजुकेशन करके, और इस एजुकेशन पुस्तक का इन्होंने अपने उन दिनों में ही बंगाली भाषा में ट्रांसलेशन कर लिया था। एक ईसा मसीह के शिष्य थे सेंट थॉमस की किताब थी इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट, उसका भी इन्होंने बंगाली में ट्रांसलेशन कर लिया। वो उनके पास में रहती थी किताब। तो आप समझ सकते हो कि उस उम्र में किताब का ट्रांसलेशन करना कोई आसान काम नहीं था। इनके बारे में ये माना जाता है कि इनकी स्मृति और पढ़ने की क्षमता इतनी तेज़ थी कि इनको श्रुति धारा कहा जाता था। मतलब ये था कि कोई किताब दे दी उसको, इनको, विवेकानंद जी को, तो कहते थे कि वो किताब है, वो जैसे देखते थे बस उनको याद हो जाती थी। ऐसे कई केस हुए थे कोर्ट के अंदर भी। स्वीडन का एक केस पढ़ा था कि इन्होंने उस किताब को लेके देखा और उस किताब को पूरा याद कर लिया। फिर उन्होंने कहा वो किताब मेरी है, ऐसे मजाक मस्ती में कहा था। तब उस लेखक ने कहा नहीं, ये किताब मेरी है। तो इन्होंने कहा कि भाई, जब बात कोर्ट में चली तो इनको पूछा गया, ये अभी किवंदती आई है, वैसे कहीं कहीं लिखी हुई भी है। तब इनको कहा कि क्या प्रूफ है कि किताब आपकी? तो मैं पूरे बता सकता हूँ कि इस पेज पे मैंने क्या लिखा है, और उन्होंने सारे पेज के कोट बता दिए थे। तो मतलब इतनी याद करने की क्षमता बड़ी तगड़ी थी। और कुछ एक लाइब्रेरियन जो है, जो लाइब्रेरी पूरी संभालते हैं, उनका ये मानना था कि किताब ले जाते थे और वापस एक रात में वापस ला के दे देते थे, और वो किताब पूरी याद करके आ जाते थे। मतलब एक बार में इनको तगड़ा याद हो जाता था। ऐसी शख्सियत थे ये। तो इनकी स्मृति के बारे में बहुत विद्वानों ने लिखा है, बहुत कुछ कहा गया है विवेकानंद जी की स्मृति के बारे में कि इतनी स्मृति क्षमता इनकी बड़ी तेज़ थी। ये दोनों बातें आप लिख लेना। तीसरा पॉइंट में वापस अभी जीवन परिचय से बाहर नहीं निकले हम, है ना। कॉलेज समय में ही इन्होंने हर्बर्ट स्पेंसर की पुस्तक एजुकेशन तथा सेंट थॉमस की पुस्तक इमिटेशन ऑफ क्रिस्ट का बंगाली में अनुवाद किया था। बंगाली में अनुवाद किया था, ठीक है। इन दोनों किताबों से बहुत प्रभावित थे ये। और उसके बाद देखिए इनकी स्मृति क्षमता, मतलब याद करने की मेमोरी पावर जिसे आप कह सकते हो, क्षमता तथा अध्ययन की गति अद्भुत थी।
इस कारण इन्हें श्रुतिधार कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? श्रुतिधार कहा जाता था। तो एक प्रकार से एक इंग्लिश में शब्द आता था प्रोडिजियस मेमोरी, तो उस टाइप से इनकी एक मेमोरी थी, बड़ी तेज़ मेमोरी थी। ये सारी बातें इनके जीवन परिचय में हो जाती है। ठीक है, अब जीवन परिचय हो गया और अब हम देखेंगे 1880 और 1888 के बीच का इनका जो भी जीवन काल रहा उसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। जीवन यात्रा। ठीक है, जीवन यात्रा। अब सबसे पहले हम देखते हैं ए करके 1880 से 1888 के बीच के कार्यों के बारे में, कि इस दौरान इन्होंने क्या क्या किया और कौन कौन से कार्य मुख्य रूप से इन्होंने किए थे। सबसे पहली चीज, नवंबर 1880 और जनवरी 1881 में रामकृष्ण परमहंस, जिन्हें गदाधर भट्टाचार्य कहा जाता था, भट्टाचार्य से मुलाकात की। यह मुलाकात कलकत्ता के अंदर ही मंदिर है कालिका के काली मंदिर में हुई थी। ठीक है, इसके बाद इनको अपना गुरु बना दिया। साथ साथ में लिखते जाना आप। इसके बाद रामकृष्ण को अपना गुरु बना दिया। ठीक है, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, भेंट कहाँ पे भी, गुरु कौन थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें ठीक ठाक हो गई, गुरु बना दिया। अब इससे पहले जब इनको गुरु बनाया रामकृष्ण परमहंस को, इससे पहले एक प्रकार से ये ब्रह्म समाज के सदस्य बने थे और रामकृष्ण परमहंस से मिलने से पूर्व केशव चंद्र सेन से भी मुलाकात कर चुके थे। तो सेन के प्रभाव में ही आने के कारण ही इनका मिशनरी की तरफ, सॉरी मिशनरी नहीं, ईसाई धर्म की तरफ और पाश्चात्य दर्शन की तरफ झुकाव है वो बढ़ गया था। तो हम लिखेंगे इससे पूर्व किससे पूर्व? इन मुलाकातों से पूर्व ब्रह्म समाज के देवेंद्रनाथ टैगोर तथा नवविधान, कल मैंने बताया भी था आपको, नवविधान आपको हमने पढ़ा था कि आपके केशव चंद्र सेन 1878 के अंदर आपको अच्छे से पता होगा कि जैसे ही वो ब्रह्म समाज टूटा, साधारण ब्रह्म समाज बना, तो उसके बाद उनका झुकाव मिशनरीज की तरफ हो गया था और डिस्पोटिज्म करके मैंने बताया था कि नवविधान करके एक उन्होंने चर्च सोसाइटी बना दी थी। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर तथा नवविधान के केशव चंद्र सेन से भी मुलाकात कर चुके थे।
ठीक है, सेन के संपर्क में आने के बाद इनका झुकाव, इनका मतलब यहाँ पे स्वामी विवेकानंद का झुकाव पाश्चात्य की तरफ हुआ। ठीक है, तो ये बात है स्टार्टिंग में थी 1880 के दशक के आरंभ में कि इनके ऊपर किन किन लोगों का एक प्रकार से प्रभाव रहा। तो ये एक प्रकार से मोटी मोटी बातें थी, तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, एक पहला पॉइंट हो गया। अब अपन दूसरे पॉइंट पे आ रहे हैं अगली स्लाइड के अंदर। अब क्या हुआ, 1884 के अंदर इनके पिताजी का देहांत हो गया। 84 में पिताजी का देहांत हो गया। अब देखिए, ये एक ऐसा समय था कि एक समय आया था कि स्वामी विवेकानंद अपने स्कूल में सबसे अमीर स्टूडेंट्स में से एक हुआ करते थे। सबसे अमीर व्यक्ति तो आप कह सकते हो कि सबसे रिच फैमिली से आते थे। और इनके पिताजी का जैसे देहांत हुआ उसके बाद इनका बड़ा परिवार था, करीबन मेरे हिसाब से 13-14 फैमिली मेम्बर थे। उनकी हालत ये भी थी कि इनके घर की स्थिति ये भी थी कि दिवालिया हो गए थे, बैंक करप्ट हो गए थे, घर खाली करवाने की नौबत आ गई थी। और मतलब आप ये समझ सकते हो कि सड़क पे आ गए थे, रोड पे आ गए थे, ऐसी कंडीशन हो गई थी इनकी। और ये दौर था 1884 के बाद। अब यहाँ पे बड़ी दुविधा थी विवेकानंद जी की। एक तरफ वो आध्यात्मिक व्यक्तित्व थे और उनका ध्यान पड़ा था इस प्रकार से स्पिरिचुअलिटी में, मोह माया भंग हो चुकी थी उनके दिमाग पर। दूसरी तरफ घर में सबसे बड़े होने की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर थी। अब एक तरफ ये था कि वो सांसारिक जीवन जी के घर चलाए या वो आध्यात्मिक जो वह वास्तव में वो है उस उद्देश्यों को पूरा करें। इस दुविधा को लेके वो कई बार परेशान रहते थे। रामकृष्ण परमहंस से बात भी करते थे इस संबंध में, लेकिन रामकृष्ण परमहंस यही कहते थे कि आप है वो सत्य को खोजिए, आपको जो ठीक लगता है। और उन्होंने भी उनको आध्यात्मिकता की बात कही थी। तो आगे इस समस्या का भी समाधान होगा, वो समाधान 1891 में होगा, जब उनका संपर्क खेतड़ी के महाराजा जो अजीत सिंह थे उनसे जब मुलाकात हुई और अजीत सिंह ने फिर हर महीने 100 रुपये सहायता के रूप में झुंझुनू से मनी ऑर्डर के रूप में इनके घर भेजने शुरू किए, इनकी माता को भेजने शुरू किए। तब जाके इनकी इस आर्थिक स्थिति है वो एक प्रकार से समाधान हुआ था। तो पिताजी की मृत्यु के बाद इनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो गई थी। अब देखो, ये बातें लिखने की नहीं है, ये बातें हैं सिर्फ समझने की, ये बातें हैं सुनने की, क्योंकि लिख हम केवल वही रहे हैं जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से ठीक है, या हम वो लिख रहे हैं जो कड़ी से कड़ी जुड़ती जाए आगे। ठीक है, हो गया। तथा गले के कैंसर के कारण 1886 में रामकृष्ण परमहंस का भी देहांत हो गया। देहांत से पूर्व परमहंस या रामकृष्ण अपने आवास काशीपुर कलकत्ता में रामकृष्ण आदेश जारी किए। ठीक है, देखिए हुआ क्या था कि जब काशीपुर में
रहते थे वहाँ पे कलकत्ता में परमहंस। काफ़ी महंगा इलाका था और किराया भाड़ा भी काफ़ी बढ़ा हुआ था, काफ़ी समय से दिया हुआ नहीं था किराया। और जैसे ही इनकी मृत्यु हो गई 1886 में, तो मृत्यु के बाद में वो घर जो था उन्होंने खाली करवा दिया कि भाई आप यहाँ से जाओ, क्योंकि किराया दो, पुराना बहुत सारा पेंडिंग किराया था और इनकी हालत किसी की भी ऐसी थी नहीं कि वो किराया दे सके। ऐसी स्थिति में काशीपुर का इलाका विवेकानंद जी के नेतृत्व में उनके शिष्यों ने खाली कर दिया। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उससे पहले क्या हुआ था। तो काशीपुर में मृत्यु से पहले रामकृष्ण मिशन ने, रामकृष्ण परमहंस ने क्या किया था, अपने शिष्यों को अपने जो 11वें कपड़े थे जो भक्त लोग पहनते थे, तो उन 11वें कपड़े 12 शिष्यों को दिए। कितने? 12 शिष्यों को दिए। और उन 12 शिष्यों में से एक स्वामी विवेकानंद जी भी थे। और इन 12 शिष्यों को वो कपड़े दिए। कपड़े पहनने का मतलब ये था कि वो आप सन्यासी बन गए हैं, उनका सांसारिक जीवन से एक प्रकार से रिश्ता ख़त्म हो गया। मतलब अब वो एक प्रकार से कानों में कमंडल पहनेंगे और वो बस भीख मांग के खाएंगे, इस प्रकार से परिव्राजक के रूप में अब वो बाबे बन गए, अपन कहते हैं ना उस टाइप से। तो इस रामकृष्ण आदेश के जरिए इन्होंने अपने शिष्यों को क्या किया था, शिष्यों को एक तो ये कहा था कि आप ये 12 जो शिष्य थे उनको, जो डिसिपल थे उनके वो कपड़े पहना के और सन्यासी बना दिया था। ठीक है। दूसरा उनको ये भी कहा था कि आप जो है आगामी समय में आपको भी इस प्रकार से अपने धर्म का, अपनी शिक्षाओं का प्रसार करना और जो कुछ भी सन्यासी बनना चाहे उसको दीक्षा देने का काम करना है। इसे कहा गया था रामकृष्ण आदेश, जो कब जारी हुए? 1886 में हुए थे। ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ी सी टिप्पणी आप नीचे लिख लेना। रामकृष्ण आदेश 1886 में, 1886 में पहली बात। दूसरी बात क्या हुआ था? 12 शिष्यों को 11वें भगवें वस्त्र धारण करवाकर सन्यासी बना दिया। ठीक है। इसमें स्वामी विवेकानंद भी शामिल थे। तो स्वामी विवेकानंद जी सन्यासी कब बने? 1886 में इस रामकृष्ण आदेश के तहत। ठीक है। आगे क्या हुआ? इस आदेश में क्या था? इस आदेश में सीधी सी बात थी कि आगामी जीवन में आप भी वही कार्य करोगे जो रामकृष्ण ने आपके लिए किया है। ठीक है। मतलब ये था कि भिक्षुओं, ठीक है, और सन्यासियों को प्रशिक्षण व दीक्षा देना, ये रामकृष्ण आदेश का मेन टारगेट था। आदेश कहाँ से जारी हुए थे? काशीपुर से हुए थे। ठीक है। काशीपुर, कलकत्ता से आदेश जारी किए। और उसके बाद में, ठीक है, जैसे ही रामकृष्ण का देहांत हो गया परमहंस का, तो इन आदेशों के तहत ये सारे के सारे 12 के 12 सन्यासी हो गए। जब तक वो जिंदा थे तब तक आदेश नहीं लागू थे। उनका ये था कि जैसे मैं मर जाऊंगा ना, उसके बाद में ये सारी चीज़ें लागू हो जाएगी। तो इनकी मृत्यु के जस्ट बाद ये सारे सन्यासी बन गए और स्वामी विवेकानंद जी भी सन्यासी बन गए। लेकिन अब दिक्कत चोट कहाँ हुई? चोट ये हुई कि 1886 के अंदर जब ये बातें हुई, अब इन भिक्षुओं और सन्यासियों को प्रशिक्षण देने के लिए, दीक्षा देने के लिए मठ की आवश्यकता थी, क्योंकि ये काम कहाँ होना था? ये काम मठों में होना था। लेकिन काशीपुर में मठ तो बना नहीं सकते क्योंकि इन्होंने खाली करवा दिया, किराया ही नहीं था। ऐसी स्थिति में कई सारे सन्यासी तो जो वो छोड़ के वापस गृहस्थ जीवन में चले गए। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने क्या किया? स्वामी विवेकानंद जी है वो गृहस्थ जीवन में न जाने की बजाय इन्होंने 1886 के अंदर ही निकट ही 12 नगर इलाका है कलकत्ता में, उस 12 नगर थोड़ा सस्ता इलाका है जहाँ ज़्यादा किराया नहीं था, वहाँ पे एक मठ स्थापित किया जिसे रामकृष्ण मठ कहा जाता है। तो रामकृष्ण मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने कहाँ पे की थी? 12 नगर के अंदर की थी, कलकत्ता के अंदर ही। ठीक है। और 1886 की बात है। और आगे चलकर 1899 में उसका मुख्यालय कहाँ पे स्थापित किया था? बेलूर के अंदर। तो मठ की स्थापना 12 नगर में की थी। ये प्रश्न कई बार पूछते हैं इस विद्यार्थियों। एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान रखना,
रामकृष्ण आदेश, रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन तीनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो इनमें तीनों में कोई संबंध नहीं है। मैं अगर थोड़ा संबंध बताना चाहूँ तो वो ये है कि रामकृष्ण आदेश के तहत ही रामकृष्ण मठ और मिशन स्थापित हुए थे, और मठ और मिशन ट्विन बॉडी आप कह सकते हो, ठीक है। तो आगे उसको और समझते जाएंगे, अभी आप केवल रामकृष्ण आदेश को समझ लो। अब रामकृष्ण आदेश के तहत ये हो गया। अब मैं अगले पेज पे आ रहा हूँ। इन आदेशों के तहत स्वामी विवेकानंद ने 1886 में 12 नगर कलकत्ता के पास में है, 12 नगर में रामकृष्ण मठ की स्थापना की, ठीक है। काशीपुर का भी मठ था, और वो कोई रामकृष्ण मठ नहीं था, बस वो रामकृष्ण का मठ ज़रूर था, उसका कोई ऐसा नाम नहीं था, बस वो मठ था। लेकिन वो खाली करवा दिया तो 12 नगर में आके इन्होंने रामकृष्ण मठ स्थापित कर दिया इस नाम से। क्योंकि कुछ किताबों में ये लिखा है कि रामकृष्ण मठ की स्थापना रामकृष्ण परमहंस ने की थी, ऐसा नहीं है। रामकृष्ण मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, बट जो चीज़ थी वो मैंने आपको क्लियर कर दी, ठीक है। मठ तो था पहले से, लेकिन उसका नाम कोई रामकृष्ण मठ नहीं था, ठीक है। 12 नगर में स्थापना की। इसका मुख्यालय 1899 में वेलूर है हुगली नदी, हावड़ा जिला, बंगाल, वेलूर में स्थानांतरित किया, ठीक है। तो अब आपको रामकृष्ण मठ के बारे में सारी चीज़ें पता चल गई होगी। अभी तक हम मिशन के बारे में विद्यार्थी नहीं आए, अभी हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, रामकृष्ण मठ की बात करें। इसको आराम से देख लो, और इसको लिखना भी है। अभी तक जो भी चीज़ें आई है वो ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें काफ़ी काम की चीज़ें हैं, ठीक है। तो 1888 तक इन्होंने यही काम किए थे। तो 1888 तक हमें क्या क्या ध्यान रखना है, ये रामकृष्ण मठ का ध्यान रखना है। मठ की स्थापना ध्यान रखना 1886 में 12 नगर में की गई थी। पहला मुख्यालय भी 12 नगर में था, लेकिन बाद में 1899 के अंदर इसका मुख्यालय चेंज करके और वेलूर में किया गया। ये सवाल एक बार हेडमास्टर भर्ती परीक्षा में आया था, 2016 में जो परीक्षा हुई थी उसमें ऐसा कुछ सवाल था, बाद में डिलीट भी हो गया था। क्या सवाल था वो आप खुद पेपर चेक कर लेना। और मुझे सिर्फ इतना याद है क्योंकि मैंने वो पेपर दिया था, मेरा उसमें सिलेक्शन भी हुआ था। हालांकि कॉलेज में सिलेक्शन होने के कारण मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया। तो उसमें ये प्रश्न आया था और विवादित था, हमने पहले कह दिया था ये डिलीट होगा। प्रश्न क्या था वो आप खुद चेक कर लेना, इसका कुछ प्रश्न था। तो ध्यान रखना ये हिस्ट्री में नहीं आया था, ये प्रश्न जीके के अंदर आया गया था, ठीक है। क्या था वो देख लेना। तो अब मेरी बात यहाँ पे पूरी हो गई 1880 से 88 के बीच की, और परिचय पूरा हो गया। अब मैं बात करूँगा कि इस दौरान इन्होंने क्या किया, 1888 से 93 के बीच में इन 5 वर्षों में क्या किया, ठीक है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना, मठ की स्थापना के बाद आगे क्या किया वो मैं अगली स्लाइड पे ला रहा हूँ, ठीक है। 1888 से 1893 के बीच में, तो इन 5 वर्षों में 88 से 93 के बीच में बेसिकली उन्होंने भारत भर की यात्रा ही की, और भारत की यात्रा करके भारत की वस्तु स्थिति जानने का प्रयास किया था। कोई नया काम इस समय नहीं हुआ, मैं फिर भी यहाँ पे लिख रहा हूँ। इन 5 वर्षों की अवधि में अच्छा एक चीज़ विद्यार्थियों और बता दूं कि आधुनिक भारत की जितनी भी मैंने बुक्स देखी हैं इन दिनों,
क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं ऑलमोस्ट सारी किताबें देख रहा हूँ। मैं S.K. पांडे भी देख रहा हूँ, अरविंद भास्कर भी देख रहा हूँ, मैं ये बौद्धिक प्रकाशन भी देख रहा हूँ, मैं यशपाल ग्रोवर को भी चेक कर रहा हूँ, ठीक है, विपिन चंद्रा भी है मेरे पास में। ऑलमोस्ट सारी किताबें मैंने चेक करके आ रहा हूँ। मोस्टली हर किताब में तारीखें अलग हैं और गलत है, ठीक है। यहाँ पे जो कुछ भी मैं लिखा रहा हूँ पूरी प्रामाणिकता के साथ लिखवा रहा हूँ। आप फिर मुझे ऐसे मैसेज मत करना बहुत बार बार कि सर वहाँ उसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है। इनके एक्चुअली क्या होता है, ये गाइड वाले जो किताबें छापते हैं ना, कट कॉपी पेस्ट करते हैं, रिसर्च कोई करना चाहता नहीं है। फिर क्या होता है कि एक किताब ने तो छाप दिया, वो दूसरे वाला वही उठा के छाप देता है कि भाई यशपाल ग्रोवर ने लिखा है तो ठीक ही लिखा होगा, फिर रामलखन शुक्ल ने लिखा तो ठीक ही लिखा होगा, भाई अगर शेखर बंदोपाध्याय ने लिखा है तो ठीक ही लिखा होगा। ऐसे करके वो क्या होता है कि कॉपी होती जाती है, कोई चेक करना चाहता ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस कॉपी के चक्कर में डेटें तिथियाँ जो हैं वो गलत चली गई मार्केट में, ठीक है। अब कोई सही बताना चाहेगा ना तो उसको गलत मान लिया जाता है। तो कुछ झूठ ऐसे होते हैं जो प्रमाणित हो जाते हैं, लेकिन फिर RPSC जब प्रश्न करती है तो फिर वहाँ अपन गलती करके और देख लेते हैं, फिर गलती हो जाती है, फिर अपन आपत्तियाँ लगाते हैं, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसलिए जो कुछ भी बता रहा हूँ बहुत प्रामाणिकता के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने आज ये जब विवेकानंद जी में पढ़ा रहा हूँ, यहाँ मैंने सारी पुस्तकों में देख के टोटल 8 तिथियाँ गलत निकाली है सारी किताबों। किसी में 2 गलत निकली, किसी में 4 गलत निकली, किसी में 3 गलत निकली, वो 7-8 तिथियाँ गलत थी, वो मैंने पूरी सुधारी। और रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण ऑर्डर, वेदांत सोसाइटी, यहाँ पे तो हर किताब ने गलती करी है। कुछ किताबों को छोड़ दिया जाए जहाँ बहुत कम लिखा है तो गलती के चांसेस रहे नहीं, बाकी गलती करी गई है, बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। इन 5 वर्षों की अवधि में स्वामी जी ने भारत भ्रमण किया, ठीक है। इस दौरान भारत की आर्थिक स्थिति जिसमें आपके गरीबी, बेरोजगारी है ना, ये सब आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, सामाजिक स्थिति में विभिन्न परंपराएं, वो आर्थिक में लिखना था, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, अस्वस्थता, ठीक है, सामाजिक स्थिति तथा विभिन्न आयामों से परिचय हुआ। ठीक है। तो ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि जिस देश में आप रह रहे हो उस देश के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहला कर्तव्य हमारा यही होता है कि हम जिस देश में रहें, आजकल तो क्या सोशल मीडिया के ज़रिए वगैरह हमें सारी चीज़ों की वस्तु स्थितियाँ पता चल जाती है, लेकिन विवेकानंद जी का जो वो दौर था उस समय कम्युनिकेशन के साधन तो थे नहीं, तो पता कैसे चलेगा कि भारत के किस भाग में क्या हो रहा है। आपको पता होगा जब गांधी जी जब भारत आए तो 1915 के अंदर जब उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम 16 वाला चेक किया, फिर उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया था। भ्रमण करके भारत की वास्तविक समस्याओं से वो बहुत परिचित हुए थे। फिर लगा कि अब कौन सा मुद्दा हमें उठाना चाहिए ताकि जनता का हमें समर्थन मिल सके। तो जिस देश के लिए आप कार्य करना चाहते हो उस क्षेत्र का भ्रमण करना ज़रूरी होता है। इस वजह से इन्होंने 5 साल तक भ्रमण किया और इस भ्रमण के दौरान ये चीज़ें पता करी। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे अपरीक्षा के दृष्टिकोण से काम की है, इस अवधि में स्वामी जी की मुलाकात खेतड़ी, पहले राजकुमार थे बाद में राजा बन गए, तो अपन शायद राजा ही लिख रहे हैं। खेतड़ी राजा अजीत सिंह शेखावत थे से हुई, ठीक है।
देखिए साथियों, खेतड़ी के राजा अजीत सिंह से ये 3 बार मिले थे, ठीक है। एक बार 1891 में मिले, एक बार 1893 में मिले और एक बार 1897 में मिले। मतलब 2 बार तो भारत भ्रमण के दौरान ही मिले, एक बार भारत भ्रमण के बाद, मतलब अमेरिका से वापस आए ना, उसके बाद मिले। जब 1891 में मिले पहली बार, तो उस समय एक डिस्कस हुआ था। इन्होंने, अजीत सिंह ने कहा कि आप इतने बड़े व्यक्तित्व है, इतने उच्च कोटि के आध्यात्मिक वेता है, इतने ज्ञानी पुरुष है, फिर इस मूर्ति पूजा को क्यों आप इतना महत्व देते हो, मूर्ति पूजा में आप कैसे क्यों विश्वास करते हो। तब यहाँ पे किस्सा बड़ा फेमस है। तब स्वामी जी ने क्या किया कि खेतड़ी महाराजा का जो कक्ष था जहाँ बैठे थे ये, तो उनके सामने उनके पिताजी दादाजी की मूर्ति टंगी हुई थी, एक तस्वीर टंगी हुई थी। तो विवेकानंद जी ने कहा कि इस तस्वीर को आप बाहर फेंक दो, मतलब उस तस्वीर का अपमान किया। तो अजीत सिंह को ठीक नहीं लगा, उन्होंने कहा आप ऐसे, आप तस्वीर से अपमान नहीं कर सकते। तो फिर विवेकानंद जी ने बोल दिया कि इस तस्वीर में क्या आपके दादाजी या परदादाजी जो भी है वो है, क्या इसमें है जिंदा? तो कि नहीं है। फिर आप इसको इतना सम्मान क्यों देते हैं? तो फिर उन्होंने कहा कि मैं इनके ऊपर विश्वास करता हूँ और मैं फील करता हूँ कि इसमें है और इस वजह से मैं सम्मान देता हूँ। तभी इन्होंने कहा कि मैं भी उसी मूर्ति में फील करता हूँ कि भगवान है, भली मत है, लेकिन मेरी भावना इसके साथ जुड़ी हुई है, मुझे उसमें उनका दर्शन होते हैं, इसलिए मैं मूर्ति पूजा का समर्थन करता हूँ। बाकी आगे आपने देखा होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा के समर्थक नहीं थे, लेकिन स्वामी विवेकानंद मूर्ति पूजा, बहुदेववाद दोनों के समर्थक थे। ध्यान रखना, ये प्रश्न बहुत आता परीक्षा में। हम इनकी आइडियोलॉजी में चेक करेंगे ये। ठीक है, आगे देखते हैं। तो जब पहली बार मिले तो इन्होंने कहा कि अपनी समस्या बताई विवेकानंद जी ने कि मेरी माता जी है और घर की हालत ठीक नहीं है, तो और अगर आप चाहते हो कि मैं स्पिरिचुअलिटी का काम करूं, ये सब करूं, तो आप हमें आर्थिक सहायता दीजिए। और इस समय हालांकि कुछ ये भी इतिहासकार कहते हैं कि विवेकानंद जी ने सिर्फ अपनी समस्या ही बताई थी, अजीत सिंह खुद ने चला के कहा था कि आपको इसकी चिंता नहीं करनी है, ये काम मेरा। और उसके बाद हर महीने जो है वो प्रति माह 100 रुपये माता जी को कलकत्ता भेजते थे। और 1898 में तो एक लेटर लिखा था विवेकानंद जी ने इनको, अजीत सिंह को, और कहा था कि आप ये सहायता जो है, ये मेरी माँ जब तक जिंदा है ताउम्र उनको भेजते रहे तो मेरे ऊपर बड़ी कृपा होगी आपकी। और उसके बाद उन्होंने ताउम्र भेजा था, शायद 1910-11 तक सहायता जाती रही थी। फिर दूसरी मुलाकात हुई 1893 में, जब ये अमेरिका जाने वाले थे और यूएसए जाने से पूर्व मुलाकात हुई थी। और इसी समय इन्होंने कहा था कि अब आपको नाम है वो नाम विवेकानंद कर लेना चाहिए, ठीक है। तो स्वामी जी का नाम विवेकानंद करने का सजेशन जो था वो किसका था? खेतड़ी महाराजा अजीत सिंह का था, रखने का सुझाव दिया, ठीक है। और तीसरी बार 1897 में जो गई ये, तो इस समय खुद इंग्लैंड जा रहे थे, राजा अजीत सिंह खुद इंग्लैंड जा रहे थे, यानी विक्टोरिया का शायद कोरोनेशन था, कुछ था वहाँ पे, कोई फंक्शंस था, उस अटेंड करने के लिए जा रहे थे, उस समय भेंट हुई थी। तो कुल मिला के इस अवधि में स्वामी जी ने खेतड़ी राजा अजीत सिंह से मुलाकात की। तो अजीत सिंह से संबंध में 2 सवाल बनते हैं कि इनको विवेकानंद किसने कहा था पहली बार, और आर्थिक सहायता का बन सकता है, 3 बार भेंट हुई थी, ये कोई नया सवाल ही बन सकता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 1888 से 1893 के बीच में यही काम हुआ, इससे ज़्यादा यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। अब तो यहाँ पे अजीत सिंह वाला पूरा किस्सा इंपॉर्टेंट है हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब आगे क्या हुआ? अब 1893 से 97 के बीच में पश्चिम यात्रा हो जाएगी शुरू, ठीक है। अब 1893 से 97 के बीच में आप अब अमेरिका रवाना होंगे, और अमेरिका यूरोप में क्या क्या कार्य किए वो बातें अभी अपने वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं।
1893 टू 97। देखिए हुआ क्या था विद्यार्थियों, मैं वापस एक बार बता देता हूँ। हुआ बेसिकली ये था कि अमेरिका के अंदर शिकागो में फुलटन हॉल के अंदर विश्व धर्म सभा, मतलब आप यूँ कह सकते हो कि वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस आयोजित होने वाली थी 11 सितंबर 1893 को। 11 सितंबर इसलिए कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज इस तारीख से ठीक 400 साल पहले की थी, 1893, ठीक है, सॉरी 1492-93 की आती है। तो उसकी पहली 401वीं शती थी, उसके उपलक्ष्य में ये धर्म सभा आयोजित की गई थी। 400 साल पूरे हो चुके थे खोज को, तो 400 साल पूरे हुए मतलब 401वां साल। इसलिए अमेरिका के शिकागो में धर्म सभा थी, विश्व के सभी धर्मों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था, ठीक है। तो हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के तौर पे स्वामी विवेकानंद जी को नियुक्त किया गया था शंकराचार्य के मठ के द्वारा। जो शंकराचार्य के भारत में जो मठ स्थापित किए गए 4, उन मठों के द्वारा, क्योंकि ये शंकर की फिलॉसफी से संबंधित थे, अद्वैतवाद से संबंधित थे, तो इन मठों के द्वारा इनको नियुक्त किया गया था और ये यहाँ से अमेरिका जाते हैं, ठीक है। मई 1893 में अमेरिका के लिए रवाना होते हैं। इनकी यात्रा कुछ इस हिसाब से रही। सबसे पहले बॉम्बे से निकल के श्रीलंका आते हैं, कोलंबो पहुँचते हैं, कोलंबो से सिंगापुर आएंगे, फिर आपके इस जो मलक्का जल डमरू है यहाँ से निकलते हुए चीन पहुँचते हैं, हांगकांग, कैंटन पहुँचते हैं। यहाँ से कुछ समय तक जापान में रहते हैं, ओसाका, नागासाकी, कोबे, इन सारे कोबे, योकोहामा, इन सारे शहरों में रहते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं और वैंकूवर आते हैं कनाडा के अंदर, और कनाडा के बाद में फिर सीधे शिकागो पहुँचते हैं। तो ये पूरी यात्रा जो थी इनकी इस रूट से भी थी, ठीक है। इस रूट से नहीं की थी इन्होंने, ये यात्रा इस रूट से की थी। तो इस रूट से ये लोग स्वामी विवेकानंद जी है वो शिकागो पहुँचते हैं। जब शिकागो पहुँचे तो यहाँ दिक्कत ये आई कि इनको है वो किस देश की नेशनलिटी दी जाए वगैरह दिक्कत आई। तो फिर इन्होंने उन दिक्कत का समाधान के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से बात करी और वो समाधान हो गया। ये कहानियाँ समझने की नहीं है। फिर 11 सितंबर को इनकी स्पीच हुई वहाँ पे। 11 सितंबर को धर्म सभा शुरू हुई और एक के बाद एक इन्होंने 6 स्पीच दी। 15 सितंबर को दी, 19 तारीख को दी, 20 को दी, 26 को दी, 27 को दी, उद्घाटन भाषण भी दिया 11 तारीख को। तो एक के बाद एक 6 स्पीचेज इन्होंने दी थी। और उसके बाद आगे क्या हुआ वो अपन आगे देखते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पश्चिम की इनकी प्रथम यात्रा, पश्चिम की प्रथम यात्रा, कुल 2 यात्राएं की, ये इनकी पहली यात्रा थी, ठीक है, पश्चिम की प्रथम यात्रा। और अब अपन शुरू कर रहे हैं बात को, ठीक है। सबसे पहली चीज 31 मई 1893 को बम्बई बंदरगाह से यात्रा आरंभ होती है। अब ये मत कहना सर मैप दिख नहीं रहा, जूम करो। अब इतना मैसेज किया से अच्छा गूगल पे जाके देख लेते कि विवेकानंद जी एंड रूट टू यूएसए, अपने आप मैप आ जाता, पता चल जाता, ठीक है। बंदरगाह से यात्रा आरंभ होती है जो कि कोलंबो है श्रीलंका की राजधानी। कोलंबो, सिंगापुर, चीन, जापान, कनाडा में ये कहाँ वैंकूवर के अंदर है वो गए थे, ठीक है। कनाडा होते हुए अब 30 जुलाई को अमेरिका में शिकागो पहुंचे।
पहुंचे। ठीक है, अब देखिए तो ये यात्रा इस रूट से भी बॉम्बे, फिर कोलंबो, फिर सिंगापुर, चीन, जापान, कनाडा और ये शिकागो यहाँ पहुँच गई। ठीक है, तो जून और जुलाई 2 महीने की यात्रा के बाद ये है वो वहाँ पहुँच गए। ठीक है, अब आगे देखिए क्या हुआ। तो 31 मई 1893 को यात्रा शुरू होती है और ये 31 जुलाई को ख़त्म होती है। ठीक है, वैसे अमेरिका में तो 25 जुलाई को प्रवेश कर गए थे, लेकिन शिकागो पहुंचने में आगे 5-1 दिन और लग गए। ठीक है, तो ये यात्रा हो गई शुरू पूरी। अब यहाँ पे पहुँचे और 11 सितंबर को इनका एक प्रकार से धर्म सम्मेलन का आयोजन होना शुरू होना था। और 11 सितंबर 1893 को 11 सितंबर 1893 को शिकागो के फुलटन हॉल में विश्व धर्म सभा का आयोजन होना था। स्वामी जी हिंदू धर्म के प्रतिनिधि थे। ठीक है, यह सम्मेलन कोलंबस के अमेरिका खोज के 400 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित हो रहा था। ठीक है, आयोजित हो रहा था। तो ये दोनों बातें आप बढ़िया तरीके से लिख लो। समझ तो गए होंगे वैसे ही आप, तो दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब 11 सितंबर 1893 इस तारीख को एक प्रकार से अमेरिका के अंदर इनका भाषण होने वाला था। और इस भाषण के अंदर क्या क्या होने वाला है, क्या क्या नहीं होने वाला है, वो सारी बातें हमें वो आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगली स्लाइड पे मैं आ रहा हूँ। अब अगले पैराग्राफ पे आप क्या लिखोगे। ठीक है, उद्घाटन। अब जब उद्घाटन हुआ तो उद्घाटन में सभी का एक ब्रीफ स्पीच लिया गया और उस समय इन्होंने जो भाषण अपना स्टार्ट किया स्वामी जी ने, वो किया मेरे अमेरिकन सिस्टर एंड ब्रदर्स से, क्योंकि मेरे अमेरिकन भाइयों और बहनों से। और जब ये शब्द बोले तो उस समय करीबन 6 से 7 हज़ार लोग उस हॉल में थे और उन सभी लोगों ने 2 से 3 मिनट तक स्टैंडिंग ओवेशन दिया। स्टैंडिंग ओवेशन का मतलब होता है खड़े होकर तालियां बजाना। 2 से 3 मिनट तक खड़े होकर उन्होंने तालियां बजाई और जब वो तालियां रुकती है उसके बाद से उन्होंने अपना स्पीच स्टार्ट किया। आप यूट्यूब पे उनका स्पीच सुन सकते हो, काफ़ी सधा हुआ, काफ़ी ब्रॉड माइंडेड स्पीच है, जिसमें शब्द तो बहुत कम थे लेकिन गहराई उतनी थी कि आज भी अगर अपन उसको सुनते हैं, समझते हैं, तो कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें समझने में बहुत वक्त लग जाता है। तो ऐसी स्पीच दी वहाँ पे और ये हिंदू धर्म का जो प्रतिनिधित्व था बड़े शानदार तरीके से हुआ। और उसके बाद में कई सारे सत्र आयोजित हुए और सभी सत्रों में इनके कुल मिला के 5 आगे भाषण और आयोजित होते हैं। तो कौन कौन से भाषण हुए वो सब अपन बात करते हैं। उद्घाटन सत्र में अपना उद्बोधन मेरे अमेरिकन
भाइयों एवं बहनों, सिस्टर एंड ब्रदर, बहनों शब्द से शुरू किया। ठीक है, अब वो 7,000 लोग ने स्टैंडिंग ओवेशन लिखने की ज़रूरत नहीं, बस ये ख्याली एक समझने की ज़रूरत है कि इन भाषण के बाद क्या अमेरिका में प्रतिक्रियाएं आई होगी, अमेरिकन लोगों के लिए किस प्रकार से एक प्रकार से सोचने का विषय था कि न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा भी था कि हम उन देशों में ईसाई मिशनरीज भेज रहे हैं जो इतने बौद्धिक वर्ग है और इस प्रकार ऐसे देशों में मिशनरी भेजना मूर्खतापूर्ण कार्य है। तो अब आप समझ सकते हो कि पूरी दुनिया को लगा कि जिस भारत को हम असभ्य बता रहे थे, जिस भारत के लिए ये बात कही जा रही थी कि वाइट मैन बर्डन थियरी, मतलब गोरे लोगों के लिए ये लोग एक भार है, ये असभ्य लोग हैं, इनको सभ्य बनाने के लिए ही इंग्लैंड वाले भारत जा रहे हैं, ऐसी थियरी डेवलप की हुई थी। रुडयार्ड किपलिंग की थियरी थी। यूरोपियन लोगों को ये मानना था कि भारत हम इसलिए जा रहे हैं कि भारतीय लोगों को हम सभ्य बनाएंगे। जब ऐसे एक भक्त, एक सन्यासी व्यक्ति का जब भाषण सुना अमेरिकन लोगों ने, तब लगा कि कितना झूठ बोला जा रहा है। ईसाई मिशनरीज धर्म प्रचार के लिए जा रही है, ऐसे देशों में असभ्यता की बात करना ही मूर्खता है। ये न्यूयॉर्क हेराल्ड में अगले ही दिन पूरा बड़ा आर्टिकल छपा था यहाँ पे। तो अब आगे क्या हुआ देखो, ये सारी चीज़ें शुरू हो गई, भाषा उद्घाटन में अमेरिका वही शुरू किया। तत्पश्चात विभिन्न सत्रों में निम्न भाषण दिए। ठीक है, निम्न भाषण दिए। कौन कौन से दिए? सबसे पहला सत्र 15 सितंबर को, और पहला सत्र जो 15 सितंबर को हुआ वहाँ भाषण था वाई वी डिसएग्री। मतलब ये था कि ये एक धर्म संप्रदाय और सहिष्णुता के ऊपर भाषण था। इसमें मतलब ये था कि विभिन्न धर्मों के लोग जो है हम ये एक दूसरे से असहमत क्यों होते हैं, हमें हमेशा वो हर एक धर्म का सम्मान करना चाहिए और हमें वो हर एक धर्म के साथ में सहमत होना चाहिए। तो मतलब ये एक प्रकार से धार्मिक सद्भावना कह सकते हो आप, ये सहिष्णुता कह सकते हो, उस पर दिया गया स्पीच था। ठीक है, 15 सितंबर को। उसके बाद में 19 सितंबर को जो भाषण हुआ वो था हिंदुइज्म का, मतलब हिंदुत्व के ऊपर। हिंदुत्व क्या चीज़ है उसके ऊपर इन्होंने पूरा 19 सितंबर को भाषण दिया। ये अपने आप में एक धर्म, पहले हमने सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता की बात करी। दूसरे जो सत्र हुआ देखो बड़ा चरणबद्ध तरीके से चला था। दूसरे सेशन में इन्होंने हिंदू धर्म की महिमा को बताया कि हिंदू धर्म कितना महान है और इस सनातन धर्म दूसरे धर्मों से कैसे भिन्न है, ये सारी बातें करी। तो पहले सभी धर्मों का सम्मान करके फिर अपने धर्म पे आए, ऐसा नहीं पहले अपने धर्म को बड़ा चढ़ा करो और उसके बाद में दूसरों। तो इन्होंने बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से किया था। तीसरा जो सत्र हुआ वो हुआ 20 सितंबर को। ठीक है, और 20 सितंबर को जो सत्र हुआ इसमें इन्होंने कहा गया कि ईसाई मिशनरियों को भारत जैसे देशों में धर्म प्रचार के लिए नहीं जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो हमारा धर्म इतना महान है कि हमें फिर वहाँ पे ईसाई नहीं भेजनी चाहिए। तो सीधा था ईसाई मिशनरीज ना भेजने पर था कि भारत जैसे देशों में इसकी ज़रूरत ना भेजें, भारत जैसे देशों में ज़रूरत नहीं है इसकी, देशों में ज़रूरत नहीं। ठीक है, ये इनका तीसरा सत्र हुआ। चौथा सत्र जब हुआ वो 26 सितंबर को हुआ, और 26 सितंबर का जो सत्र था वो था हिंदू और बौद्ध धर्म की तुलना, एक प्रकार से, या सॉरी साम्यता, हिंदू व
बौद्ध धर्म, इसके ऊपर। और 5वां जो सत्र हुआ ये जस्ट अगले दिन 26 सितंबर को, और इसमें था हेल्प नॉट फाइट, मतलब एक दूसरे की सहायता कीजिए, लड़ाई मत कीजिए। मतलब आप समझ सकते हो कि अपने इन सारे सत्र में इन्होंने किस तरह से बैलेंस किया, कोई भी पक्ष छूटा भी नहीं, और बिल्कुल संतुलित तरीके से इन्होंने वहाँ पे ये सत्र आयोजित करवाए, सत्रों में स्पीच दिए, और इस प्रकार से धर्म सम्मेलन समाप्त हो गया। और इस धर्म सम्मेलन के बाद हिंदू धर्म की एक अलग पहचान पूरी दुनिया में स्थापित हुई। और अब स्थिति ये भी कि स्वामी जी से मिलने के लिए हज़ारों लोग लाइनों में रहते थे, अपॉइंटमेंट के लिए रहते थे। और ऐसी स्थिति में स्वामी जी ने क्या किया कि भाई मतलब इतने सारे लोगों को वो टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो उन्होंने अपने लेक्चर के लिए कि भाई मैं अपने व्याख्यान दूं, उसके लिए इन्होंने एक वेदांत सोसाइटी की स्थापना कर ली 1894 के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर। सॉरी तो वेदांत सोसाइटी की स्थापना की 1894 में, और उस सोसाइटी के जरिए अपने दर्शन का जो अद्वैतवाद था या वेदांत दर्शन जो था, और रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाएं थी, चाहे हिंदुत्व के ऊपर जो बातें थी, वो इन्होंने अपनी वेदांत सोसाइटी में बतानी शुरू कर दी। 1894 की बात है ये। तो कई बार ये भी आता है कि स्वामी जी ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना कब व कहाँ पे की थी। वेदांत सोसाइटी भी उस रामकृष्ण ऑर्डर के तहत ही स्थापित की गई थी। ठीक है, तो रामकृष्ण ऑर्डर बड़ा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये सारी बात हो गई होगी। अब आपको, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होगी। ठीक है, अब देखिए अब आगे क्या हुआ। तो ये सारी और इस सत्र के साथ ही यूँ कहिए कि धर्म सभा जो थी वो समाप्त हो गई। और आगे आप पैरा छोड़ के क्या लिखोगे, सत्र समाप्ति के उपरांत हुआ क्या। स्वामी विवेकानंद को यहाँ तूफानी हिंदू की संज्ञा दी गई। किसकी, क्या कहा गया, तूफानी हिंदू। इसके अलावा न्यूयॉर्क हेराल्ड की क्या हेडिंग थी, ये देखिए, ये पत्र था। इसने ये कहा था कि भारत जैसे देशों में लाइन बड़ी है, मैं केवल शॉर्ट पे लिख रहा हूँ, देशों में धर्म प्रचार हेतु मिशनरी भेजना मूर्खता पूर्ण है। बात, पूरा स्टेटमेंट एक्चुअल में तो वो था कि भारत जैसे ऐसे देश जहाँ से ऐसे उच्च कोटि के साधु सन्यासी आते हैं, अद्वैत दर्शन की बात करते हैं, ऐसे देशों में ईसाई मिशनरी भेजना एक प्रकार से ये मूर्खतापूर्ण काम है। ये न्यूयॉर्क हेराल्ड की एक प्रकार से लाइनें थी। तो दुनिया भर में हिंदू धर्म की वाहवाही वहाँ पे हुई थी। और आगे देखिए क्या हुआ। तत्पश्चात 1894 में न्यूयॉर्क में स्वामी जी ने वेदांत समाज या सोसाइटी, कहाँ पे, न्यूयॉर्क में सोसाइटी की स्थापना की। अब इस सोसाइटी में क्या होता था, अमेरिकन लोग जो थे, जो भी ऐसी विचारधारा के, जो दर्शन के बड़े इच्छुक थे या दुनिया के धर्मों को पढ़ना चाहते थे, ऐसे स्पिरिचुअल लोग थे, जो रिलीजियस लोग थे, प्रोफेसर्स लोग थे, ऐसे इंटेलिजेंट जो इंटेलेक्चुअल लोग थे, रैशनैलिटी वाले। तो
ये सारे के सारे लोग आते थे यहाँ पे वेदांत सोसाइटी में, और यहाँ पर स्वामी जी के लेक्चर होते थे और ये लोग यहाँ पे सुनते थे। तो कुछ समय तक ऐसा चला। उसके बाद में स्वामी जी ने ऐसे पर्सनल लेक्चर देना, क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, और फिर इन्होंने एक यूरोप की, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, जब वो दोबारा अमेरिका जाएंगे 1899 के अंदर, तब वो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया के अंदर, वहाँ भी एक वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1899 में होने वाली है। कई बार ये सवाल बनता है कि वेदांत सोसाइटी की कितनी मुख्यालय कहाँ कहाँ पे था, और कैलिफोर्निया वाली वेदांत सोसाइटी की स्थापना कब हुई, न्यूयॉर्क वाली वेदांत सोसाइटी की स्थापना कब हुई। ये सवाल कई बार प्रश्न परीक्षा में आते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका, ठीक है। इतनी बातें आप लिख लो अच्छे से, और उसके बाद में हमें वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे क्या हुआ, ये 94 की बात है। फिर 1895-96 में यूरोप की यात्रा की। इस दौरान अब इनके साथ इतनी व्यस्तता हो गई थी कि बड़े बड़े अपॉइंटमेंट आते थे। मैक्स मूलर जैसे लोगों ने अपॉइंटमेंट दिए थे एक बार, बड़े बड़े लोगों के, डैसन, अरे जितने भी बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग थे, यूनिवर्सिटीज़ में बुलाया जाता था। लेकिन वही बात कि इनको इतना समय भी नहीं मिलता था, जाते भी नहीं थे, बहुत कम स्थान पे जाते थे। इस दौरान इन्होंने, या स्वामी जी ने इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस की यात्राएं की, ठीक है। मतलब बहुत सारे देशों में गए थे, ये मेन देश थे, यात्राएं की। पश्चिम की इस यात्रा के दौरान स्वामी जी ने कई शिष्य बनाए। जैसे कुछ शिष्यों के नाम है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब देखो, कुछ शिष्यों के नाम है, इसका मतलब नहीं कि इतने ही थे। एक थी एलिजाबेथ नोबेल, ये आयरलैंड की रहने वाली थी, और ये स्वामी जी के प्रभाव में आई और बाद में सिस्टर निवेदिता बन गई थी। क्या बनी? सिस्टर निवेदिता, जैसे भगिनी निवेदिता भी बोलते हैं। भगिनी मतलब सिस्टर, भगिनी भी कह सकते। भारत आ गई थी और बाद में मृत्यु भी कलकत्ता में ही हुई, ठीक है, कलकत्ता में मृत्यु हुई थी। इसके अलावा एक दो अमेरिकन नागरिक भी थे, जैसे एक का नाम था आपके मैडन रूजी, और मैडन रूजी जो बने, ये स्वामी अभयानंद, इसका नाम दिया गया, स्वामी अभयानंद, ठीक है, स्वामी अभयानंद। एक तीसरा नाम और भी आता है, मैं यहीं लिख रहा हूँ, जगह तो नीचे दिख नहीं रही होगी आपको, फिर भी। एक थे सैंडबर्ग, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख ही रहा होगा। सैंडबर्ग, यहाँ तक दिखता है ना, वैसे हम इनको दिया गया स्वामी कृपानंद नाम, ठीक है, कृपानंद नाम दिया। तो ऐसे कई सारे शिष्य जो है इनके यहाँ पे बने थे। इस बात का आपको ध्यान रखना, ये सारी बातें आप यहाँ पे लिख लीजिए। और अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब ये इनकी पूरी की पूरी यात्रा हो गई। ये 96-97 की इन बातें हैं। 97 में वापस अमेरिका आ गए, और फिर क्या हुआ देखिए। तो इस प्रकार हम यहाँ पे हैं। तो ये अमेरिका की यात्रा हमने पूरी कर ली। अब ये वापस भारत आ गए 97, 98 और 99। ये करीबन 3 वर्ष तक भारत वापस रहेंगे। और इस दौरान इन्होंने 2 चीज़ें करी। एक तो माई लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, और दूसरा रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना करी, ठीक है। ये बात हम यहाँ पे देखेंगे।
और उसके बाद में दूसरी यात्रा होगी पश्चिम की, और दूसरी यात्रा के बाद इनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात हम यहाँ पे करना चाहेंगे। 93 से 97। अब मैं आगे लिखूंगा 97 से 99। अठारह सौ 97 से 99 के बीच क्या हुआ वो हम देख लेते हैं। वर्ष 1897 में पुनः भारत आए। यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ विद्यार्थियों जो आपको याद रखनी है, थोड़ा मैं वापस आपको मैप पे लाऊंगा। देखिए, वापस आए कोलंबो पर जब पहुँचे, ये बाद में आप देख लेना कोलंबो पर। तो जब ये कोलंबो पर पहुँचे तो फिर क्या हुआ आगे देखिए। जब कोलंबो पर आए तो यहाँ से आगे कोलंबो में इनका भव्य स्वागत किया गया श्रीलंका में। कोलंबो से आगे फिर ये पम्बन द्वीप पहुँचते हैं, पम्बन द्वीप से आगे जाते हैं, फिर वहाँ पे ये आपके जो भी रामेश्वरम, पम्बन द्वीप, मदुराई, ऐसे करते करते आगे बढ़ते हैं और विद्यार्थियों ये पहुँच जाते हैं मई के अंदर कलकत्ता में। ठीक है, मतलब आप सोचिए कि कोलंबो में उतरे, कोलंबो में लेक्चर देना शुरू किया। और एक विशेष बात और बता दूं कि पश्चिमी दुनिया में तो उन्होंने खूब सारे भाषण दिए, पूर्वी दुनिया में पहला भाषण पब्लिक के अंदर जो दिया वो कोलंबो के अंदर दिया। यहाँ से लेक्चर देने शुरू किए और कलकत्ता तक इन्होंने करीबन 12 लेक्चर दे दिए थे। ठीक है, करीबन। फिर कलकत्ता पहुँच के इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की कलकत्ता के अंदर। फिर उसका मुख्यालय 2 साल बाद बेलूर में ले लिया। फिर कलकत्ता से आगे बढ़े, रुके नहीं और अल्मोड़ा गए। अल्मोड़ा है कहाँ पे? उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, अल्मोड़ा गए और अल्मोड़ा तक ये लेक्चर देते गए। ठीक है, और इस पूरी लेक्चर की श्रृंखला में टोटल 17 लेक्चर दिए इन्होंने। और इन लेक्चर्स को इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि माई लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। ठीक है, तो इस पूरे लेक्चर्स की सीरीज प्रकाशित होती है, आप भी पढ़ सकते हो उसको। तो कोलंबो से अल्मोड़ा तक लेक्चर दिए। 1897 के अंदर मद्रास में वो पुस्तक प्रकाशित हुई। ठीक है, और फिर इसी दौरान इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना एक कलकत्ता में करी और दूसरी अल्मोड़ा के पास में मायावती आश्रम था, वहाँ पे इन्होंने एक प्रकार से वहाँ एक मठ बनाया। एक मठ के आश्रम, एक आश्रम जो है उन्होंने मद्रास में भी बनाया। तो इस प्रकार से ये सारा काम इन्होंने 97 और 99 के बीच में किया और 99 में वे वापस अमेरिका के लिए रवाना हो जाते हैं। तो इस 97 से 99 के बीच में ये 2-3 कार्य हुए, ज़्यादा नहीं हुए। यहाँ पे मैं वापस आ रहा हूँ। भारत आए, पुनः भारत आए। कोलंबो में उतरे, सबसे पहले उतरे यहाँ पर भव्य स्वागत हुआ। तथा पश्चिमी देशों में तो दिया ही था, पूर्वी दुनिया में, पूर्वी मतलब भारत वगैरह, ये पूर्वी दुनिया का पहला सार्वजनिक भाषण कोलंबो में दिया। कोलंबो में दिया। ठीक है, तत्पश्चात कोलंबो से अल्मोड़ा, उत्तराखंड, कोलंबो से अल्मोड़ा तक भाषण दिए। भाषण का ये राजनीतिक भाषण नहीं थे, दरअसल ये लेक्चर थे। तो जो भी आप समझो, ऐसे ये लेक्चर थे, ये धर्म पे दिए जाते थे। ऐसे
ये भाषण नहीं थे मोदी जी वाले, है ना, ऐसे राजनीतिक भाषण नहीं होते थे, ये धर्म स्पिरिचुअलिटी वाले भाषण थे। कोलंबो से अल्मोड़ा तक भाषण दिए, जिन्हें फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा पुस्तक में प्रकाशित किए गए। ठीक है, पुस्तक प्रकाशन कहाँ हुआ? 1897 में मद्रास के अंदर। ठीक है, प्रकाशित किए। अब देखिए यहाँ पे अगर अपन थोड़ा सा और देखें तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आप अपन, है ना, इसको अलग स्लाइड पे ले लेते हैं। पहले इसको देख लो आराम से। देख लिया? अब देखिए, जैसे ये कोलंबो, ठीक है, फिर ये रामेश्वरम होते हुए ये मद्रास, यहाँ पे आ जाएगा कलकत्ता। ठीक है, यहाँ अपन ले लेते हैं रामेश्वरम, कलकत्ता। फिर यहाँ आ जाएगा हिमालय के अंदर अल्मोड़ा। ठीक है, तो देखिए कलकत्ता में क्या किया अपन, एक एक के बारे में ध्यान से समझना सारी चीज़ों को। मई 1897 में कलकत्ता पहुँचे, में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण की शिक्षाओं का प्रसार था, 1899 में इसका मुख्यालय वेलूर कर दिया। ठीक है, तो देखो मठ भी वेलूर में हो गया और मिशन भी वेलूर में हो गया, दोनों 1899 में कर दिया गया। क्लियर? तो देखिए लेक्चर की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। तो कलकत्ता में जब लेक्चर देते देते पहुंचे तो कलकत्ता में इन्होंने क्या किया था, ये कार्य कलकत्ता में किया था। ठीक है, अब मैं बात करूंगा मद्रास के अंदर क्या किया था। ये मद्रास का मैं ऐसे करके लिख रहा हूं यहाँ पे, अद्वैत आश्रम की स्थापना की। ठीक है, और यहाँ से वो बस रामकृष्ण मिशन की गतिविधियों का ही संचालन होता था। ये सारे 1897 की बातें हैं। मिशन की गतिविधियों का संचालन होता था। ठीक है, तीसरा देखिए अल्मोड़ा। देखिए अल्मोड़ा में क्या किया, इसको मैं यहाँ ले रहा हूँ। अल्मोड़ा के निकट मायावती में अद्वैत आश्रम स्थापित किया। ठीक है, और ये सारी की सारी जो चीज़ें थी विद्यार्थियों, ये सारा का सारा रामकृष्ण मिशन की गतिविधियों का एक प्रकार से क्या होता था,
संचालन होता था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पे हो जाती है। अच्छा, एक ये बातें हो गई, ये 1897 से 99 की बीच की घटनाएं हैं। और अब वापस अमेरिका रवाना हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा अमेरिका जाएं, उससे पहले एक चीज़ मुझे और बतानी थी। अब ये जो पुस्तक तो प्रकाशित कर दी, और इस पुस्तक के अंदर 17 लेक्चर थे टोटल में। ठीक है, व्याख्यान का संकलन है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो 97 से 99 के बीच में एक किताब हो जाएगी, कोलंबो टू अल्मोड़ा, और ये सारे के सारे मद्रास का आश्रम, अल्मोड़ा का आश्रम, और कलकत्ता के अंदर हो गई आपके रामकृष्ण मिशन की स्थापना। ये 4 चीज़ें जो थी, ये विद्यार्थियों चारों चीज़ें आपके काम आएगी। कहाँ पे? ये चारों की चारों चीज़ें 1897 से 99 के बीच की हो गई। और अब हम आते हैं आगे, अगला पॉइंट जो है वो हम लेते हैं 99 तक हो गया। यहाँ पे अपन एक और चीज़ भी ऐड कर सकते थे, दूसरी पश्चिम यात्रा। ठीक है, ये लिखेंगे हम। तो अब अपन आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर लास्ट में। अब बहुत लास्ट में बच आ रहे हैं, आप ये मत सोचना पता नहीं कब टॉपिक पूरा होगा। अब क्या करें, एक व्यक्ति का जीवन, हालांकि विवेकानंद जी तो छोटी उम्र में चले गए, उन्होंने अपने जीवन के 40 वर्ष भी पूरे नहीं देखे, लेकिन 40 वर्षों को अपन 1-1.5 घंटे में कैसे समेटें, ये भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे इसके बारे में कि 97 से 99 हो गया, और हम अगर लिखें वापस कि पश्चिमी दुनिया की दूसरी यात्रा। ठीक है, दूसरी यात्रा। अब आगे समझिए। अब जून 1899 में पुनः अमेरिका गए। कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में 1899 में वेदांत आश्रम स्थापित किया। ठीक है, तो एक न्यूयॉर्क में हो गया था 1894 में, एक हो गया 1899 के अंदर, और ये हुआ आपके कैलिफोर्निया के अंदर। ठीक है, और अच्छा एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि लॉस एंजल्स जो है, यहाँ पर इन्होंने एक यूँ कहिए कि ये शांति आश्रम भी स्थापित किया था, और शांति आश्रम जो स्थापित किया वो भी कैलिफोर्निया में था। वो भी कैलिफोर्निया में था। और सो हम साथ में कई जगह क्या आता है, ऐसे कैलिफोर्निया लिखा आ जाता है, कई बार लॉस एंजल्स लिखा हुआ आता है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये यहीं पे हैं, हॉलीवुड वगैरह सब यहीं पे हैं। वेदांत आश्रम स्थापित किया। ठीक है, आगे देखिए, स्थापित किया यहीं पर शांति पार्क भी स्थापित किया। ठीक है, शांति पार्क स्थापित हो गया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अमेरिका की जब दूसरी यात्रा हुई है
तो दूसरी यात्रा में ये सारी चीज़ें हुई है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात देखिए विद्यार्थियों, दूसरी यात्रा में ये बातें हुई और अब यहाँ से जो है वो आपके निकल जाएंगे पुनः यूरोप के लिए। ठीक है, वर्ष 1900 में पेरिस पहुँचते हैं यहाँ पर दूसरा धर्म सम्मेलन होने जा रहा था। स्वामी जी ने इसमें भाग लिया। स्वामी जी ने इसमें भाग लिया। तत्पश्चात गिरते स्वास्थ्य के कारण पुनः भारत लौट आए। ठीक है, भारत लौट आए, ये बात है 1901 की। अब देखिए आगे क्या होगा। नहीं सॉरी 1901 नहीं, 9 दिसंबर को ही पहुंच गए थे, भारत लौट आए 9 दिसंबर 1900 को। ठीक है, आप इसको आराम से नोट कर लो। और अब दुनिया की दूसरी यात्रा हो गई और अब मैं आपको वापस लौट आए। अब हम लिखते हैं मृत्यु के बारे में लास्ट में, कि इनकी डेथ कैसे भी। तो अस्थमा, इंसोमेनिया मतलब नींद नहीं आना, मेनिया, डायबिटीज जैसी, इनकी मृत्यु से पहले इन्होंने बता दिया था ऐसे कि अब मैं बहुत दिन नहीं रहूँगा और मैं 40 वर्ष की अवस्था पूरी नहीं कर पाऊँगा, ऐसा बोल दिया था इन्होंने पहले ही। जैसी बीमारियों के कारण 4 जुलाई 1902 को वेलूर मठ में देहांत हो गया। मठ लिखना ही मत, वेलूर ही लिखना। देहांत हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत का एक यूँ कह सकते हैं अब आध्यात्मिक हीरा या भारत की ख्याति विश्व स्तर तक फैलाने वाला व्यक्ति, हिंदू धर्म का अग्रदूत व्यक्ति, हिंदू धर्म की ख्याति को सर्वोच्चता के शिखर पर ले जाने वाला व्यक्ति अपने जीवन के बहुत ही कम आयु में ही एक प्रकार से इस तरह को छोड़ गया। ठीक है, और इनकी मृत्यु के बाद किसने क्या कहा ये भी पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, एस.सी. बोस के शब्द सुनिए, सुभाष चंद्र बोस के शब्द सुनिए। इन्होंने इनको आधुनिक भारत के निर्माता कहा था। आधुनिक भारत के निर्माता स्वामी जी के पास महात्मा बुद्ध का हृदय तथा शंकराचार्य सी बुद्धि थी।
चार्य बुद्धि थी। इन्हें भारत का आध्यात्मिक पिता कहा जाए, आध्यात्मिक पिता कहा जाए। ठीक है, ये एस.सी. बोस के स्टेटमेंट था। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने क्या कहा कि स्वामी जी सृजन की प्रतिभा थे। भारत को समझना है तो स्वामी जी को पढ़ना पड़ेगा। भारत को समझना है तो स्वामी जी को पढ़ना चाहिए। स्वामी जी को पढ़ें, ये इनका था रविंद्रनाथ टैगोर का स्टेटमेंट। तीसरा रामधारी सिंह दिनकर का स्टेटमेंट। रामधारी सिंह दिनकर, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण बात करी। इन्होंने कहा कि रामकृष्ण और विवेकानंद दोनों एक ही हैं। रामकृष्ण अनुभूति है और विवेकानंद जी उनकी व्याख्या है। मतलब रामकृष्ण परमहंस जो चीज़ें अनुभूति करते हैं, मतलब मन ही मन चीज़ों को जो महसूस करते हैं, उसकी व्याख्या विवेकानंद जी करते हैं। मतलब कितना प्यारा स्टेटमेंट रामधारी सिंह दिनकर का रहा होगा कि रामकृष्ण विवेकानंद एक ही जीवन के दो अंश है। रामकृष्ण व विवेकानंद एक ही जीवन के दो अंश है। एक ही जीवन के दो अंश है। जहां रामकृष्ण अनुभूति है, वहीं विवेकानंद उनकी व्याख्या है। विवेकानंद उनकी व्याख्या है। कितना प्यारा स्टेटमेंट है। ठीक है, कितना गुरुत्व और शिष्यत्व रहा होगा कि गुरु जो अनुभूत कर रहा है उसे शिष्य व्याख्या दे रहा है। और संबंध तो खैर गहरा है ही है, लेकिन दिनकर जी की जो कल्पना है वो उससे भी ज़्यादा एक प्रकार से प्रभावी मुझे लग रही है यहाँ पे। ठीक है, आप इसको आराम से नोट कर लो। तो अब ये सारी चीज़ें होने के बाद में अब हम इनके लास्ट में इनकी विचारधारा क्या थी, और ये सारी चीज़ें हमने कर ली हैं, ये भी कर लिया है। अब हम विचारधारा और इनका साहित्यिक वर्क देखेंगे और उसके साथ ही हमारा टॉपिक है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, साहित्यिक वर्क, साहित्यिक कार्य। ठीक है, लिटरेचर में इन्होंने क्या योगदान दिया, कई बार ऐसे ही सवाल आ जाता है। तो सबसे पहली चीज़, इन्होंने ज्ञान योग लिखा, और ये 1899 में, राजयोग 1896 में, तथा ज्ञान राज और ज्ञान योग, भक्ति योग नहीं लिखा, राजयोग और कर्म योग 1896। ज्ञान योग, राजयोग, कर्म योग पुस्तकें लिखी। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, इनकी मृत्यु के बाद भक्ति योग प्रकाशित हुई थी। मृत्यु के बाद भक्ति योग प्रकाशित हुई, लेकिन इन्होंने, आप यूँ कहिए कि इन्होंने प्रकाशित नहीं करवाई। इसमें कुछ कंटेंट इनका था, कुछ कंटेंट दूसरों का भी है। ठीक है,
इसलिए कई बार ये चारों ऑप्शन आते हैं तो आप भक्ति योग उत्तर करना कि भाई ये नहीं थी, ठीक है। प्रकाशित कर भाई, प्रकाशित हुई, सॉरी, प्रकाशित हुई। एक चीज तो ये हो गई, ठीक है। दूसरा, इन्होंने 3 पत्रिकाएं भी प्रकाशित की थी। तीन पत्रिकाएं कौन कौन सी थी? एक थी आपके प्रबुद्ध भारत, अवेकन्ड इंडिया, और ये थी अंग्रेजी में। सब काम अंग्रेजी में, क्या सॉरी कलकत्ता में हुआ है ना। दूसरा था आपके उद्बोधन, ठीक है, और ये थी बंगाली में। और तीसरी और बंगाली में थी ब्रह्मवादिनी, ठीक है। ये 3 पत्रिकाएं थी, थोड़ा ध्यान रखना इनका, ये भी लिटरेरी वर्क में चला जाएगा। तीसरा जो साहित्य का भाग आएगा वो है, इन्होंने संगीत कल्पतरु लिखी बंगाली भाषा के अंदर 1887, ठीक है। चौथा, इन्होंने लिखा माई मास्टर, ये न्यूयॉर्क के अंदर, और जो लेक्चर दिए थे इन्होंने वो लिखे थे, 1901 में पब्लिश हुई माई मास्टर। 5वां लिखा इसने प्रेजेंट इंडिया, वर्तमान भारत, वर्तमान भारत, ये 1899 में लिखा है, प्रेजेंट इंडिया 1899। छठी इनकी किताब थी आपके वेदांत फिलोसफी, फिलोसॉफी, ठीक है। ये सारी की सारी इनकी लिटरेरी वर्क था। और इसके अलावा, ठीक है, ये 1896 का है, ये सारा इनका साहित्यिक कार्य आ जाएगा। ये अच्छे से याद रखना। पत्रिकाएं भी बहुत बढ़िया से, वैसे मैंने वही पॉइंट लिखे जो बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं केवल इतने ही है, और भी कुछ किताबें होगी इनकी। तो ये साहित्यिक वर्क हो गया, आराम से देख लो। और अब टॉपिक के सबसे अंत में हम पहुंच चुके हैं, और वो है विचारधारा कैसी थी इनकी, आइडियोलॉजी। ठीक है, आइडियोलॉजी कैसी थी, कैसे विचार रखते थे, ये बातें हमारे लिए अभी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और परीक्षा के दृष्टिकोण से हमें एक प्रकार से पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि कई बार परीक्षा में एज इट इज़ विचारों का ही सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मतलब विवेकानंद जी से संबंधित था या नहीं था, इस हिसाब से प्रश्न आता है कि वो मूर्ति पूजा के पक्षधर थे, ऐसे ऑप्शन उसमें रहते हैं अक्सर। तो अपन एक एक पॉइंट पर बात करेंगे। सबसे पहली चीज़, ये वेदांत दर्शन के समर्थक थे, वेदांत दर्शन, ठीक है। राजा राम मोहन राय भी थे। वेदांत दर्शन का मतलब था उपनिषदों का दर्शन। इन्हें नव अद्वैतवाद भी बोला जाता है, क्योंकि राजा राम मोहन राय ने जिस अद्वैतवाद को बढ़ाया था उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके इन्होंने आगे बढ़ाया था। तो वेदांत दर्शन कह दो, और के वेदांत दर्शन के पक्षधर थे। और वेदांत सोसाइटी, वेदांत आंदोलन, वेदांत ही किया सारा इसने। आंदोलन इसलिए कह रहा हूँ कि रामकृष्ण मठ, वेदांत सोसाइटी और रामकृष्ण मिशन, इन तीनों को वेदांत आंदोलन बोला जाता है, वेदांत मूवमेंट बोला जाता है, ठीक है। तो वेदांत दर्शन के पक्षधर, और साथ साथ में नव अद्वैतवाद, अद्वैतवाद के समर्थक, ठीक है। राजा राम मोहन राय की भांति यूनिटेरियन थे ये भी। यूनिटेरियन मतलब एकत्व की बात करते थे। एकत्व का मतलब होता है कि सृष्टि की उत्पत्ति एक ही तत्व से हुई है, ये भी यही बात कह रहा है। वेदांत दर्शन भी लगभग यही कहता है, ठीक है, समर्थक। तो ये तीनों जो बिंदु है, ये विद्यार्थी तीनों राजा राम मोहन राय के साथ में ही है। ये राजा राम मोहन राय भी इनके पक्षधर थे, और
स्वामी जी भी थे। दूसरी बात इन्होंने ईश्वर को निराकार माना है। क्या कहा है? ईश्वर क्या है? निराकार है, मतलब इसका कोई निश्चित आकार नहीं है। और इसके साथ साथ इन्होंने ईश्वर के संबंध में कई सारी और भी बातें बताई थी। इन्होंने कहा था कि बहुदेववाद, ऐसे करते हैं अपन, ईश्वर पर क्या विचार थे इनके, पर विचार, ठीक है, ईश्वर पर क्या विचार दिए थे देखना। पहला विचार ये दिया कि ईश्वर निराकार है। दूसरा विचार ये दिया कि मूर्ति पूजा व बहुदेववाद उचित है। देखिए, ये राजा राम मोहन राय और स्वामी दयानंद सरस्वती दोनों इसका खंडन कर रहे थे। निराकार है मतलब ये कि इस ईश्वर निश्चित नहीं है, एक प्रकार से कण कण में व्याप्त है, ठीक है। तो इस मूर्ति में भी ईश्वर है और हर व्यक्ति अपने इष्ट को मानता है, ये भी ठीक है। ईश्वर का कोई निश्चित आकार नहीं है, तो निराकार है। मूर्ति पूजा व बहुदेववाद एक प्रकार से उचित है। और दूसरा उन्होंने कहा कि ईश्वर जो है ये मानव बुद्धि से परे और सर्वोच्चपरि है। मानव बुद्धि से परे व सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। इसके साथ साथ ईश्वर की परिभाषा के साथ साथ इन्होंने एक और भी चीज़ गई थी। इन्होंने कहा कि गरीब वंचित, पीड़ित मतलब आप कह सकते हो दुखी वर्ग जो है वो पीड़ित मानव ही मेरे लिए ईश्वर है, मेरे लिए ईश्वर है। अतः इनकी सेवा ही ईश्वर की सेवा है। इनकी सेवा ही ईश्वर की सेवा है। ईश्वर की सेवा है मतलब नर सेवा, नारायण सेवा। मतलब अगर आप मनुष्य की, ऐसे ज़रूरतमंद मनुष्य की सेवा करते हो तो नारायण यानी ईश्वर की सेवा अपने आप हो जाती है। नर सेवा ही नारायण सेवा है, ठीक है। ये बात इन्होंने कही थी। तो ईश्वर पर इनके विचार बड़े क्लियर थे कि ईश्वर क्या है, क्या नहीं है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है कि उनके लिए ईश्वर का है वो क्या मामला था, ठीक है। ये ईश्वर के ऊपर विचार था। इसके साथ साथ एक और पॉइंट भी जोड़ सकते हैं कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है। फिर आगे कहा कि जिस तरह से जल की धाराएं जल को सागर में ले जाती हैं, वैसे ही सभी धर्म जो है वो मिलकर मनुष्य को ईश्वर तक ले जाते हैं। मतलब साफ था यहाँ पे कि अगर आप मनुष्य की सेवाओं करोगे तो आप जो है वो आपके ये धर्म आपको ईश्वर तक अपने आप ही ले जाएगा, ठीक है। तो मतलब इनका कहने का मतलब ये था कि आप समाज की सेवा करो। ये समाज सुधार के काम नहीं किए इन्होंने समाज की सेवा के कार्य किए थे, ठीक है। मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है। जिस प्रकार धाराएं जल को सागर में ले जाती है, सागर में ले जाती है, उसी प्रकार धर्म, सभी धर्म मनुष्य को ईश्वर के पास ले जाते हैं। ईश्वर के पास ले जाते हैं। ठीक
ठीक है, थोड़ा हट जाता हूँ, आप देख लो आराम से इसको, फिर अपन इसको आगे लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये ईश्वर पर विचार हो गए। समाज पर क्या विचार थे? समाज पर विचार, ठीक है, समाज पर क्या विचार थे ये भी जानना जरूरी है। इनका ये मानना था कि अगर वो व्यक्ति, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति देशद्रोही है, जिसकी शिक्षा, अगर उस व्यक्ति की शिक्षा जो है वो गरीबों के उत्थान के लिए यूज में नहीं आ रही है, तो ये सारे पढ़े लिखे व्यक्ति देशद्रोही। मतलब अगर आपके आसपास गरीब लोग रह रहे हैं तो आपकी शिक्षा जो है वो आपके कोई काम की नहीं, व्यर्थ है, आप सच्चे देशद्रोही आप ही है। ठीक है, तो क्या कहा था, अगर आपके समीप गरीब है तो आपकी शिक्षा व्यर्थ है। देखो ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली वैसे ही नहीं जैसा मैं लिख रहा हूँ, लेकिन भाव वही है, और परीक्षा में जनरली भाव ही पूछते हैं। ठीक है, आपकी शिक्षा व्यर्थ है, आप राष्ट्रद्रोही हैं। बहुत सही कहा था। इनका कहने का मतलब ये था कि आप इन्हीं लोगों के पैसे से पढ़े हो, और अगर आप इन्हीं लोगों की सहायता नहीं करते हो, आप इन लोगों को उत्थान का कार्य नहीं करते हो, तो सच्चे अर्थों में देशद्रोही आप ही है। ऐसा इनका मानना था। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी बात, इनका ये मानना था समाज सुधार की बजाय समाज सेवा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समाज सेवा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो समाज सुधार के खिलाफ थे। उनका मानना ये था कि अगर समाज की सेवा करोगे तो धीरे धीरे समाज अपने आप ही सुधार हो जाते हैं। वो वही बात हुई ना कि अगर आप विकास करते हो तो गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी, ये ऐसा माना जाता है। कुछ ये माना जाता है कि अगर गरीबों को ठीक करोगे तो विकास अपने आप हो जाएगा। कुछ तो ये कहते हैं कि विकास करोगे ना देश का तो गरीबी अपने आप ठीक हो जाएगी। ये धारणा बहुत गलत है। कोई ये कहता है कि गरीबों की स्थिति को ठीक करोगे तो देश का विकास अपने आप हो जाएगा। दोनों बातें यहाँ पे ये बात थी कि अगर आप समाज की सेवा करोगे तो समाज का सुधार जो है वो स्वतः हो जाएगा। ठीक है, समाज का सुधार। लेकिन अगर आप समाज सुधार की प्रयास करोगे तो समाज सेवा कौन करेगा? ये एक प्रकार से मामला था। तीसरा ये था इनका समाज के बारे में कि बाकी समाज के बारे में ये दो मेन बातें थी। कुछ विविध विचार और भी हैं, वो हम लिख लेते हैं। विविध विचार, ठीक है, विविध विचार। उसमें इन्होंने लिखा था उठो, जागो और लिखते जाना, और तब तक प्रयास करो कि जब तक आपको लक्ष्य हासिल न हो जाए। ये तो आपने हर स्कूल बिल्डिंग पे लिखा हुआ पढ़ा होगा। दूसरा ये था मुझे कार्य चाहिए, मुझे कार्य चाहिए, न होने का बहाना नहीं चाहिए। ये आपने पढ़ा ही है वैसे भी। तीसरा, वैसे ये सारी चीज़ें गीता से बहुत प्रेरित थी, भगवत गीता से। ठीक है, स्वामी जी गीता से प्रेरणा लेते थे। तीसरा कि पढ़कर व सुनकर विश्वास न करें, विश्वास न करें, बल्कि सत्य की खोज स्वयं करें, सत्य की खोज स्वयं करें। ठीक है, पढ़कर सुनकर विश्वास न करें, सत्य की खोज स्वयं करें। ये एक प्रकार से इसका था। ठीक है, और एक और बात, समाज में एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आगे लिखवा रहा हूँ। वीरों ऐसा बोला था, वीरों साहस का अवलंब करो, वीरों साहस का अवलंब करो और गर्व से कहो हम भारतवासी हैं,
गर्व से कहो हम भारतवासी हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी ये भी। समाज के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण बात इनकी है जो हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा था कि हम भारतीय लोग जो है न पुराणवादी है, न हम है वो एक प्रकार से कोई वेदांती है, हम लोग छुआछूतपंथी है। उन्होंने भारत में छुआछूत का खूब विरोध किया था। और अगर उन्होंने एक चीज़ और भी कही थी, मत छुओ मैं पवित्र हूँ, ये छुआछूतवादी हम हैं। ठीक है, उन्होंने इस चीज़ का बहुत विरोध किया, मत छुओ मैं पवित्र हूँ। पवित्र हूँ, इस छुआछूत का विरोध किया। ठीक है, विरोध किया। ये सारी इनकी थी आइडियोलॉजी विचार। ठीक है, और अब देखते हैं, कुछ मेरे हिसाब से तो रहा नहीं, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई है। और तो विद्यार्थियों, ये थे स्वामी विवेकानंद, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और अब हम इस टॉपिक को फिनिश करते हैं यहीं पे। और इस टॉपिक में हमने बहुत कुछ देख लिया और काफ़ी कुछ कर लिया। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। काफ़ी बड़ा है, 8-10 दिन चलने वाला है, फिर आगे छोटे छोटे टॉपिक है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।